सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सिर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नया हफ्ता आगाज़ हो गया है, लेकिन इस नए हफ्ते के साथ ही गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ी खबर थी, वो थी मौलाना फजलुर रहमान के एहतजाज के हवाले से। लेकिन उस एहतजाज से पहले यूँ लग रहा था कि शायद मामलात पूरे की तरह कंट्रोल हो गए हैं। जो डी चौक और रेड जोन में जाने वाला काफ़िला है वो H9 के ग्राउंड में ही रुक जाएगा और वहीं पर जलसा हो या धरना हो या खैमाजन हो वहीं पर रुका रहेगा। लेकिन उसके साथ ही आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ननकाना साहब में तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि तमाम लोग जैसे भी इकट्ठे हो जाएं वो किसी सूरत में NRO नहीं देंगे। आज हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार एडिटर इन चीफ बोल नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब आपको बहुत शुक्रिया। जमशेद इकबाल चीमा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। लेकिन आपको सबसे पहले वज़ीर आज़म की आज होने वाली गुफ्तगू सुनवाते हैं कि उनका क्या कहना था ननकाना साहब में, फिर मज़ीद बात होगी। मैं तो अपनी ज़िंदगी की भी गारंटी नहीं कल तक दे सकता, तो मैं और किसी की ज़िंदगी की गारंटी कैसे दूँ। मैंने एक पेशन गोई की कि एक वक्त आएगा जो भी हमारा करप्ट एलिमेंट है ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। ये मुल्क को कंगाल करके छोड़ के गए, पहले दिन से शोर मचा दिया सबने मिलके कि हुकूमत फेल हो गई। ये आज़ादी मार्च का मतलब क्या है? इनको खौफ ये कि गवर्नमेंट कामयाब हो रही है। मैं आज सबको एक पैगाम देना चाहता हूँ, चाहे आप सारे इकट्ठे होकर ये मार्च करें, चाहे आपने जो मर्जी और ब्लैकमेल करने की तरीका करना है, आज मेरे से सुन रहे हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ आपको NRO नहीं मिलने लगा। सारे के सारे लोग भी इकट्ठे हो जाएं, ब्लैकमेल नहीं होगा किसी सूरत में भी, और किसी सूरत में भी नहीं मिलेगा NRO। ये कहना था आज इमरान खान साहब का। चंद दिन से कुछ खबरें, कुछ बातें ऐसी चल रही थी कि शायद किसी NRO की सूरत बन रही है मियां नवाज शरीफ साहब के लिए या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के लिए। हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब, NRO की बाज़गश्त थी, कुछ बातें हो रही थीं, लेकिन बहरहाल इमरान खान ने फिर उसी लहजे में उतने सख्त तरीके से कह दिया कि किसी सूरत में NRO नहीं होगा, चाहे तमाम लोग इकट्ठे हो जाएं, जैसे भी कोई मार्च भी कर ले, किसी सूरत में भी मामला नहीं होगा। तो जाहिर है NRO कहाँ मिल रहा है, किसी को भी नहीं मिल रहा है। NRO लेने जिनको कह रहे हैं कि वो NRO ले रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि भाई NRO की ज़रूरत हमें नहीं है, NRO की ज़रूरत तो इनको पड़ेगी, और वज़ीर आज़म को शायद ज़रूरत पड़ जाए NRO की, और वो NRO नहीं ले रहे हैं। उनका अपना ये कहना है कि हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है और हम कोई NRO नहीं लेंगे। मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र ये है कि एक वक्त आएगा, और आज नहीं कल आएगा, और 1 साल बाद, 2 साल बाद कभी भी आपके पास ये वक्त आ सकता है। आपको हालात का जबरी मजबूर कर सकता है। आप उसको NRO का नाम नहीं देंगे, लेकिन कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा कि आपको एक नेशनल रिकन्सिलिएशन की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आप नहीं जाएंगे तो आप खित्ते में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अगर आपने अपने मुकद्दर में यही लिखा है जो कुछ हो रहा है और जिस तरह के हालात से आप गुज़र रहे हैं, अगर इन्हीं हालात में ही रहना है तो ठीक है। आप जिसको कह रहे हैं कि ये NRO है, आप NRO किसी को भी ना दें, और NRO किसी को भी जेल से ना निकालें, और आप इसकी भी परवाह ना करें कि जेल में किसी के साथ क्या होता है, वो ज़िंदा बचे न बचे, आपको इसकी भी परवाह नहीं होनी चाहिए। लेकिन जेल मैनुअल भी कुछ चीज़ें कहता है। जेल मैनुअल ये मौजूद है कि आप उसका इलाज करवाएंगे, और अगर सज़ाए मौत का कैदी है, अगर उसके इलाज के लिए उसको जेल से निकालना पड़े तब भी आपको उसे जेल से निकाल कर भी उसका इलाज करना है। ये तो मौजूद है आपके जेल मैनुअल में, कवानीन में मौजूद है। ये कोई NRO नहीं है, ये किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं है। NRO ना दें, आप भी किसी को भी ना दें, लेकिन एक ऐसा रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत पड़ेगी, इस मुल्क को ज़रूरत पड़ेगी कि आप आगे बढ़ सकें। आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपके मुल्क पर आने वाला $1 भी
नज़र में है देखने वालों की, और वो लेकिन ये देख रहे कह रहे हैं कि ये इसलिए मार्च हो रहा है, तमाम लोग इकट्ठे होने को, हुकूमत कामयाब हो गई है, कि हुकूमत कामयाब हो रही है इसलिए तमाम लोग इकट्ठे हो रहे हैं। जमशेद इकबाल चीमा साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। लगारी साहब, इस पे कामयाबी के हवाले से भी बात करेंगे। NRO की फिर से बाज़गश्त हो गई। इमरान खान साहब लग रहा था कि शायद थोड़े धीमे हैं, जब से मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से फैसले हुए कि उन्हें हॉस्पिटल एडमिशन होगा, तमाम तर चीज़ें होंगी, लेकिन आज फिर इमरान खान साहब NRO की बात कर रहे हैं। NRO कह रहे हैं हम तो मांग ही नहीं रहे हैं, ना हम कहीं जाना चाहते हैं, हम तो सजाएं हैं वो भी भुगतने। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी तो ये कहते हैं मेरा लंबा रिमांड दे दिया जाए। फिर बार बार खान साहब खुद NRO की बात क्यों करते हैं चीमा साहब? देखिए, बेसिकली तो आप कह लें कि मैं समझता हूँ कि बीमारी और करप्शन ये दो अलग इश्यूज़ हैं। बिल्कुल। जो लगारी साहब बात कर रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जी आप जो जेल मैनुअल है या जो कैदियों के राइट्स हैं जो या उससे मतलब वो कर दें। अगर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट आदमी है, नेशनल लीडर है, तो आप उससे फर्दर भी रियायत दे सकते हैं कि वो चूँकि बहुत सारे लोगों की आप कह लें कि पसंद का आदमी होता है, तो इतने लोग डिस्टर्ब मतलब आपके अवाम हैं वो डिस्टर्ब ना हों, और अगर उनको खुश रखना है या सेटिस्फाई रखना है तो मतलब आप कह रहे हैं थोड़ी सी ओवर स्टेपिंग भी कर लें तो कोई हर्ज नहीं है। सो मैं समझता हूँ ये दोनों बातें जो लगारी साहब मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं, वो हो चुकी हैं। मतलब मियां नवाज शरीफ साहब को जो पहले ज़मानत मिली वो मिली कि जी उन पे ज़हनी दबाव है। पाकिस्तान की तारीख़ में कभी किसी बंदे को इस बात पे ज़मानत नहीं मिली कि उसको ज़हनी दबाव है। मियां साहब को और उनकी बेटी को मिली, फिर भी उनकी बेटी को मिली कि जी ये औरत हैं। उस जब औरत की होने पे ज़मानत, एक सज़ा याफ्ता औरत को जब ज़मानत मिली तो उसने मतलब आप कह लें कि अदारों के खिलाफ अगेन काम शुरू कर दिया। अब अगेन जिस अंदाज में, और फिर अगर जरदारी साहब का देखें तो जरदारी साहब का जो इलाज हो रहा है ऑलमोस्ट 5 स्टार होटल की तरह का इलाज है उनका। सो मैं समझता हूँ मियाँ साहब हों या मरीम साहबा हों या जरदारी साहब हों, उनका इलाज आप कह लें कि जेल मैनुअल से बढ़ के हो रहा है, जेल मैनुअल को पीछे छोड़ के हो रहा है। सो आप कह लें कि वो लाडलों की तरह हो रहा है, और होना भी चाहिए। मैं कहता हूँ, मैं भी कहता हूँ होना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो बंदा गिरफ़्तार हो गया, जिसने करप्शन कर ली, उसको पाकिस्तान की अदालतों ने सज़ा दे दी, तो उसको हम हीरो बनाने की कोशिश ना करें, हम उसको मज़लूम बनाने की कोशिश ना करें, हम उसको कोई डिफरेंट नाम ना दें। इस केस को सिंपल एक करप्शन का केस है, और दूसरा ये है एक कैद का केस है, और उस कैदी के हकूक़ हैं, और उस कैदी के कुछ स्पेशल हकूक़ भी होंगे। वहाँ तक हम रहें। हम एक देखें, फ्रैंकली मैं पिछले दिनों में एक बात कर रहा था कि मैं अगर फौत हो जाता हूँ, कोई और बंदा फौत हो जाता है, बीमार हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके बाद फौत होने के बाद भी सबसे बड़ा सदमा तो फौत होना है ना, ये एक्सीडेंट सबसे बड़ा फौत होना है। अच्छा, उसके बाद भी उसके जो इमाल हैं, उनकी एक हिस्ट्री है, उसका एक बना हुआ डाटा बना हुआ है, उसकी हिस्ट्री बनी हुई है, तो वो तो वही रहने हैं, वो तो चेंज नहीं होने। सो अगर आज मियाँ साहब बीमार हो गए तो उनका जुर्म तो वहीं पे है। अगर आज जरदारी साहब बीमार हो गए तो जरदारी साहब से हमदर्दी हो सकती है कि वो कैद में भी हैं और बीमार भी हैं। ये दोनों मुसीबतें हैं, अल्लाह ताला ने दोनों से पनाह मांगी है, मुसीबत से भी पनाह मांगी, कैद से भी पनाह मांगी है, और बीमारी से पनाह मांगी है। सो जरदारी साहब से हमदर्दी तो हो सकती है, लेकिन जरदारी साहब को बेगुनाह नहीं कहा जा सकता। नवाज शरीफ साहब से हमदर्दी तो हो सकती है, लेकिन उनको बेगुनाह या हीरो या आप कह लें को नेक बन गए, अचानक बीमारी की वजह नेक हो गए हैं, ये नहीं कहा जा सकता। सो मैं कहता हूँ कि चीज़ों को सिंपल रहने दें, चीज़ों को सिंप्लीफाई करें, चीज़ों को अनसिम्प्लीफाई ना करें, कॉम्प्लिकेटेड ना करें कि जनाब हम बीमारी की आड़ लेके, फिर लगता है कि जैसे कोई एजेंडा टो कर रहे हैं कि बीमारी की आड़ लेके हम कुछ मतलब कुछ मैं जानता हूं कि कुछ लोग आजकल साबित कर रहे हैं कि जैसे नवाज शरीफ को सलाउद्दीन अयूबी है या शेर शाह सूरी है या उमर बिन अब्दुल अजीज़ है, वो भाई उनको बीमार हुए, एक करप्ट आदमी, साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, ठीक है, पार्टी के लीडर में हैं, लेकिन बहरहाल करप्शन के केसेस में उनको पाकिस्तान की अदालतों ने सज़ा दी है, पाकिस्तान की नैब ने सज़ा दी है, उस नैब ने जिसके चेयरमैन को लगाया उन्होंने होता, और उनको दुनिया के बड़े बड़े अखबारों ने, दुनिया के बड़े बड़े अदारों ने उनको ठग कहा, उनको बहरी कज़ाक कहा, उनको चोर कहा, दुनिया का सेकंड करप्ट तरीन आदमी कहा, उनको आपके लिए डिवोर्स में वहाँ उनको इजाज़त ना दी गई। तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, और कहीं भी उन्होंने अप्लाई नहीं किया कि जनाब किसी को डिफॉर्मेशन का, आप कह लें डिफेमेशन का उन्होंने किसी पर नोटिस इशू किया। सो आप कह लें कि चीज़ें मौजूद हैं। फिर जो उनके सामने परफॉर्म में रखे गए कि जनाब आप जवाबात मांगे गए कि आपके पास ये
दौलत या जायदाद कहाँ से आई, किसी सवाल का उनकी साहबजादी ने उन्होंने खुद जवाब नहीं दिया, तो कौम कैसे पाबंद हो गई कि जनाब उनको या अगर कोई उनको सलाहुद्दीन अय्यूबी साबित करता है, उमर बिन अब्दुल अजीज साबित करता है, तो मैं कहूँगा वो बंदा बेईमान है। उनको उमर बिन अब्दुल अजीज कहने वाला या उस तरह की बिहेव करने वाला वो बेईमान है। मरियम साहिबा की सज़ा मुअत्तल है, मियाँ साहब की सज़ा जारी थी, वो सज़ा अपनी भुगत रहे थे, उन्होंने केसेस को चैलेंज भी कर रखा है। दूसरी जानिब जरदारी साहब पर अभी साबित कुछ नहीं हुआ, एक रेफरेंस है जो अभी दाखिल हुआ जिसमें उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। मुल्जिम की हैसियत से वो भी हैं, मुल्जिम की हैसियत से मरियम साहिबा भी हैं, लेकिन मुजरिम की हैसियत से मियाँ नवाज शरीफ साहब भी हैं। तो ये एक जानिब उनके जुर्म या उन पर इल्ज़ाम, दोनों चीज़ें, वो अदालतों में या सज़ा की सूरत में, दूसरा उनकी लीडरशिप होना, वो एक सियासी कायद होना, या उनका इस मुल्क के सदर या वज़ीर आज़म रहना, ये एक अलग मामला है। इन दोनों को अलग अलग चीज़ों को रख के देखा जाना चाहिए कि अगर वो बीमार हैं, जैसे आप खुद कह रहे थे कि जिन मैनुअल के साथ उनका इलाज होना चाहिए वो बेहतरीन इलाज होना चाहिए यकीनी तौर पर, तो इन चीज़ों को अलग-अलग करके भी तो देखा जाना चाहिए जो चीमा साहब बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि मामलात को एक साथ नहीं रखा जाना चाहिए। चीमा साहब ने इंतहाई माकूलियत के साथ बात की है और उन्होंने ये जो कहा है कि भाई ठीक है, उनका मर्तबा भी होगा, उनका मकाम भी होगा, लेकिन अगर जेल मैनुअल के तहत वो किसी रियायत के मुस्तहक हैं तो वो उनको मिलनी चाहिए, उसको डील का नाम ना दिया जाए, ये इनका कहना है। उनको NRO का नाम ना दिया जाए, ये उनका कहना है। मैं कहता हूँ कि ऐसा ही है कि NRO या NRO जनाब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि NRO नहीं देंगे, और जो उनके मुखालिफ ग्रुप है जो NRO सीकर समझे जा सकते हैं, वो तो कह रहे हैं कि हमने NRO नहीं मांगा, बल्कि ये कि इमरान खान साहब को NRO की ज़रूरत है। तो ये बिल्कुल दो मुख्तलिफ़ किस्म के इंतहाएँ हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, पाकिस्तान को हमने आगे ले जाना है, किसी डेडलॉक पर नहीं रखना है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हमने टेक ऑफ कर लिया है, हमारा ये कहना है कि टेक ऑफ हमें नज़र नहीं आ रहा है। सही, ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारी आंखें कमज़ोर है, हमारा फहम कमज़ोर है और हमें चीज़ें साफ नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन हमें टेक ऑफ नज़र नहीं आ रहा है। और टेक ऑफ करने के लिए हमें बहरहाल एक साथ बैठना है। अगर इस मुल्क ने कुछ आगे बढ़ना है तो तमाम इदारों को, तमाम अफराद को, तमाम जमातों को किसी एक पेज पर जाकर बैठना होगा। वो सारे के सारे स्टेक होल्डर बनकर बैठें। आप हर आदमी जो काबिल मुहासबा है, जिसका एहतसाब होना चाहिए, हर आदमी का एहतसाब किया जाए। ये ना हो कि अगर PTI के मुक़द्दस मस्जिद बनकर उसमें आ जाए तो उसके सारे गुनाह माफ़ हैं, और अगर PTI से बाहर निकला है और उसके ऊपर जितने भी इल्ज़ामात हैं उन पर लगा दिए जाएँ तो ये सिलसिला भी ठीक नहीं है। बहुत से लोग हैं, जनाब नवाज शरीफ साहब को कोर्ट ने नाअहल करार दिया और उसके बाद जनाब जहांगीर तरीन साहब को कोर्ट ने नाअहल करार दिया और मुल्क की आला तरीन कोर्ट ने किया, तो खामखा शौकिया तो नहीं कर दिया। हम ये तो नहीं कह सकते। और लार्जर बैंक था और मैंने वो कार्रवाई देखी थी जिसमें उनकी रिव्यू पिटीशन को मुस्तरद किया गया था। उस दिन सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में हम थे और हमने देखा था कि उनकी और लार्जर बेंच था, यानी ये नहीं था कि एक 3 रुकनी बेंच था, बल्कि एक बड़ा बेंच था। उसने इज्तिमाई तौर पर और एक साथ ही कहा था कि ये नाअहल हैं और रिव्यू भी उनका, ज़ाहिर है कोई ना कोई तो ऐसी ख़ता रही होगी। उस ख़ता का एहतसाब कहाँ हुआ? वो तो जाकर बैठते हैं काबीना की मीटिंग में, बल्कि वो डिफेक्टो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर बैठते हैं और उनका मकाम और मर्तबा ये बना हुआ है। तो ये एहतसाब की दो रुखी नहीं चलेगी। मैं सर ये बिल्कुल सेम, मैं यहाँ कता कलामी हूँ, ये बिल्कुल सेम हो गया कि एक जमात के कायद थे, उनको वो ताहयात कायद का गैर आइनी ओहदा देकर उन्हीं के मशवरों पर पार्लियामान के अंदर मामलात चल रहे हैं। यानी कि शहबाज शरीफ साहब पार्लियामान लीडर के तौर पर, अपोजिशन लीडर के तौर पर चला रहे हैं और बहुत से काबीना के ऐसे लोग हैं जो जहांगीर तरीन साहब के दोस्त हैं, इमरान खान साहब के, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब दोस्त हैं तो वो एज ए आपके बकौल डिफेक्टो के तौर पर वो भी चला रहे हैं। तो दोनों जानिब बिल्कुल सेम हुआ। मियाँ नवाज शरीफ साहब पूरी पार्टी चलाते रहे, पूरा इलेक्शन में चलाते रहे नाअहल होने के बाद। इधर जहांगीर तरीन साहब भरपूर तरीके से कैंपेन का जनूबी पंजाब को बेहतरीन तरीके से मैनेज करते। मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि पाकबाज
तो सारे पाकबाज तो नहीं हो जाते। बिल्कुल सही। ऐसा नहीं है, गुनाहगार जो हैं कहें कि ये तो इस तरफ को आप रणजीत सिंह ने किया कि आ मंजूर आ ना मंजूर, ये नहीं हो सकता है कि कुछ ना कुछ उधर भी ना मंजूर है, कुछ ना कुछ इधर भी मंजूर है, ऐसा नहीं है। मैं इसीलिए कहता हूं कि बहुत सा एक ब्रॉडर वसी कंसेंसस इस मुल्क में जरूरी है, इत्तेफाक पर भी और चीज़ों पर। बिल्कुल। अच्छा, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना को, प्रोग्राम तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, वक्त भी। चीमा साहब, कल यहाँ से आगाज़ हुआ मौलाना फजलुर रहमान साहब के एहतजाजी मार्च का, और मार्च एक तरफ कराची से निकला है, दूसरा बलूचिस्तान की क़यादत वहाँ से निकल के इस्लामाबाद आ रही है। अभी तक तो बलूचिस्तान वाले बलूचिस्तान में और यहाँ सिंध में मौजूद हैं। पंजाब में एंटर होना है, रुकावटों के लिए भी बातें हो रही हैं, वहाँ पर मुआहदा भी हो गया कि एक जगह तक मुख्तस हो गया मामला। बहरहाल स्ट्रीट पार है मौलाना फजलुर रहमान के पास, नून लीग भी वहाँ पर इकट्ठी हो रही है। अब खौफ नहीं है कि ये जिस तरह से आप लोग गए थे स्पोर्ट्स ग्राउंड तक, लेकिन अगले ही लम्हे आप वहाँ से उठे तो अगले दिन वहाँ चले गए डी चौक में, ऐसा मामला आपके साथ हो तो आपकी हुकूमत के लिए भी खतरात नहीं है? इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को खौफ नहीं है? पहली बात तो ये कि जो लगारी साहब ने बात किया, देखिए हम उसका इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ जहांगीर तरीन साहब जो हैं, जहांगीर तरीन साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो डिफेक्टो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, और पार्टी के अंदर भी किसी हद तक आप कह लें कि इस बात पे तनकीद या आप कह लें डिसलाइकिंग मौजूद थी। मैं समझता हूँ इस तरह की हर जगह होनी चाहिए, मुस्लिम लीग नून में भी होनी चाहिए, पीपल्स पार्टी में भी होनी चाहिए। ये नहीं PTI के लोगों ने मतलब जहांगीर तरीन साहब जब जिस दिन उनकी रिव्यू पिटीशन ख़त्म हुई है सेकंड, तो मैं भी सुप्रीम कोर्ट में था, लेकिन आप कह लें कि उसके बाद किसी बंदे ने अदालत को गलत कहा हो, इस फैसले को गलत कहा हो, उनको कोई हीरो बनाने की कोशिश की गई हो, किसी इंतकामी कार्रवाई का कहा गया हो, कहीं किसी जगह बैलेंसिंग एक्ट कहा गया हो, नॉट एट ऑल। किसी PTI की मीटिंग, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसी जगह इस तरह का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल, कोई इस तरह की आपके बयानियाँ डेवलप करने की कोशिश नहीं की गई। हम यही कहते हैं कि आप नवाज शरीफ साहब के बारे में यही करें, जरदारी साहब के बारे में यही करें। हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट को या अपने अदारों की बात मानने को। वो गलत भी फैसले करते होंगे, मेरिट से हट के भी करते होंगे, तारीख इस तरह, लेकिन जब हम कहते हैं कि जनाब हम आप पे इतबार करते हैं, और जब इतबार करना है और गलत फैसले हम अफोर्ड नहीं करते, तो फिर हम बंदे के पुत्रों की तरह लगाएंगे सुप्रीम हाई कोर्ट के जज। मतलब हम कोई उस तरह के अजीब अजीब लोग, अजीब अजीब किरदार लेके आएंगे आगे। इस वक्त तो बड़े बड़े अजीब अजीब किरदार आए हैं जिन्होंने मतलब रीसेंट तारीख जो रीसेंट पास्ट में कितना नुकसान पहुँचाया है। मतलब आप दो तो इस शायद हिस्ट्री के मुतनाज़ तरीन जज रीसेंट पास्ट में गुजरे हैं। सो इस तरह के बंदे फिर नहीं लेके आएंगे जब हम अदारों पर करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, और करने के अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हमारा आइन इससे हटके में करने नहीं देता। सो मैं समझता हूँ कि कहीं भी इस एलिमेंट को जो आपके लिए डिस्क्वालीफाई हो गया या सज़ा हो गई, उसको हीरो बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमारी इंटेलेक्चुअल एलीट जो है उसको ये बात प्रमोट करनी चाहिए, मीडिया को और कॉलमिस्ट को, आप कह लें कि इंटेलेक्चुअल मतलब जो लगारी साहब जैसे लोग हैं, इनको ये बात प्रमोट करनी चाहिए कि यार देखें, आपकी पार्टी में से या आपकी औलाद में से, आपके ख़ानदान में से जो कुछ भी है, कोई और आए, आप उसको ना चमड़ जाओ कि आप अदालत के फैसले के खिलाफ पूरी पार्टी है, जब पार्टी रिवोल्ट कर रहे हो, 2 करोड़ आपका वोट है, 1.5 करोड़ वोट है, आप 1.5 करोड़ लोगों को बता रहे हो कि जनाब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है, हम इसको नहीं मानते, हमने इसको ताहयात का, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया है, आप उसे ताहयात कायद बना लेते हैं, तो बिल्कुल आप आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सो ये काम जहांगीर तरीन के साहब की शक्ल में हो या नवाज शरीफ साहब की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो, ये मैं समझता ये आप कह लें कि गैर मुहज़्ज़ब काम है कि इसको आप ब्रेक लेना। मैं चाहूँगा एहतजाजी मार्च पर ज़रूर आप कमेंट कर लें। जी मैं अगला वही करता तो ब्रेक। बाकी ये बात रह जाती है कि फजलुर रहमान साहब का, फजलुर रहमान साहब के एहतजाज को हमने फैसिलिटेट करना है, हमने उनके एहतजाज को रोकना नहीं है, हमने उसकी हिफाजत करनी है, हमने उसको फैसिलिटेट करना है कहीं, और पेशावर मोड़ पे जाके करना है उन्होंने, हम वहाँ पे उनको प्रोटेक्ट करेंगे, हिफाजत करेंगे और वहाँ तक फैसिलिटेट करेंगे। बाकी रह दी बात कि हमें डर लगता है कि नहीं लगता। देखिए मैं आपको जस्ट एक रीसेंट पास की एग्जांपल देता हूँ कि ये क्या नाम है, ये थाईलैंड में जब येलो शर्ट वाले आए या रेड शर्ट वाले आए तो लाखों लोग आ गए, आपका बैंकॉक में आके लाखों लोग आ गए, एक बार को 4 लाख लोग आ गए, एक बार को 9 लाख लोग आ गए बैंकॉक में। 9 लाख लोगों ने आपके एयरपोर्टों पे कब्जा कर लिया, बाकी जगह कब्जा कर लिया, 20 दिन बाद, 18 दिन बाद, 17 दिन बाद चले गए उठ के, हुकूमत नहीं बदली।
सो सर बात यह है कि हुकूमत आपने जो बदलने का तरीका है उसी तरह बदली जाएगी, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। हम भी पिछले साल 126 दिन बैठे रहे, हम नहीं बदल सके, हुकूमत नहीं बदल सके। लिहाजा जब हुकूमत नहीं बदलनी तो क्या क्या उससे फ़र्क क्या पड़ेगा। और ये जो धरना है ये बड़ा महंगा शुगल है, ये आपको अपने आप पे तरस आता है। हमने भुगता है भाई, हमने भुगता है, हमने करोड़ों रुपए लगाए और हमें अपने आप पे तरस आता था कि हम किस मुसीबत में फंस गए हैं। लिहाजा फजल रहमान साहब का धरना नहीं होगा, ये महंगा शुगल है, ये मुश्किल शुगल है। हुकूमतें नहीं बदली, लिहाजा ऐसे कुछ नहीं होगा। भी 100 धरना दिया तब भी हुकूमत नहीं बदली गई, आपका भी हुकूमत उस वक्त वैसी की वैसी बरकरार बहरहाल रही है। तो धरनों से तो यकीनी तौर पर आईनी एक तरीका कार है, उसमें बदला जा सकता है। मुझे एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, हमें एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे मौलाना साहब के अब पार्टी क्यों मान गई है, वहाँ पर ये हम लगारी साहब से जानेंगे। और जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक दिन पहले भी हमने ताजरों के हवाले से बात की थी, कल ताजरों की हड़ताल है तो इस पर भी बात करेंगे। ताजरों के नुमाइंदगान भी हमारे साथ होंगे, आप भी हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब कुछ बात करेंगे उस अमल की जो मुसलसल चल रहा है अंजुमन ताजरान और FBR के नुमाइंदगान के दरमियान, जो डेडलॉक की सूरत हो गई है और अब कल मुकम्मल तौर पर हड़ताल करने का ऐलान भी कर दिया गया है। हम पहले बात करेंगे इस वक्त फैसलाबाद, जिसे छोटा इंडस्ट्रियल शहर कहा जाता है, ताजरों का एक मानचेस्टर कहा जाता है, वहाँ सूरत हाल क्या है। कल के हवाले से उवैस सत्तार हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। उवैस, आगाह कीजिएगा, कल हड़ताल कर रही है अंजुमन ताजरान, तो फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, FBR की जानिब से ताजरों पर जो तजारत है, इस पर शनाख्ती कार्ड की जो शर्त है, इसके खिलाफ फैसलाबाद की जो ताजर बरादरी है ये सरापा एहतजाज है। गुज़िस्ता कुछ अरसे से एहतजाज भी किया जा रहा है जो ताजर बरादरी, इसके अलावा स्ट्राइक भी की जा रही है। और कल भी इन्होंने जो हड़ताल का ऐलान किया है, फैसलाबाद के जो तमाम मार्केट्स हैं बंद किए जाएंगे। ताजरों की जो बड़ी दो तंजीमें हैं वो इस मुतालबे पर एक पेज पर हैं कि जो शनाख्ती कार्ड की शर्त आयद की गई है इसको ख़त्म किया जाए। हमारे साथ एक ताजर तंजीम के मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जट साहब, ये बताइएगा कि हड़ताल पहले भी की आप लोगों ने, मार्च भी इस्लामाबाद की जानिब किया, शब्बर जैदी साहब जो चेयरमैन FBR उन्होंने बुलाया भी आपको, तो मुतालबात फिर हल क्यों नहीं हो रहे? क्यों ये आपकी हुकूमत की जो एक क्लैश है, ये सूरत हाल क्यों अभी भी चल रही है? अभी जब तक पाकिस्तान में जितनी तंजीमें उन्होंने बुलाई हैं या मुज़ाकरात किए हैं, किसी को कुछ भी नहीं दिया, लॉलीपॉप दे के चले जाते हैं। नोटिफिकेशन किसी, अभी तक नोटिफिकेशन किसी का जारी नहीं हुआ। हमारे 32 मुतालबात हमने जमा करवाए, उनके बाद मुज़ाकरात भी हुए कई दफ़ा उनके साथ, शब्बर ज़ैदी साहब से हुए, उनकी टीम से भी हुए हैं, जो नौशीन साहब हैं उनके साथ भी हुए हमारे। मतलब फैसलाबाद में भी इस वक्त ताजर जो हैं वो कल की हड़ताल के लिए तैयार हैं और कहना है कि अभी तक हमारे मुतालबात नहीं माने गए। क्या वजह है, हम बात करेंगे इस वक्त। अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के सदर अजमल बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बलोच साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अंजुमन ताजरान कल मुकम्मल तौर पर हड़ताल कर रही है, आपके मुतालबात में डेडलॉक क्यों है, क्या वजह है? कुछ बात आप मान लेते हुकूमत की, कुछ हुकूमत मान लेती तो मामला हल ना होते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हम तो हुकूमत से 1 जुलाई से मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत बस वो ऐसे ज़बानी दावे करते हैं, लेकिन हमें कोई राइटिंग में चीज़ नहीं दे रहे। हम कब चाहते हैं कि मसला हल ना हो? कारोबारी हालात आपके सामने बिल्कुल ख़त्म होने को हैं। हुकूमत को चाहिए कि फिलफौर इसका हल निकाले, हमारे साथ बैठे और इसको फाइनल करे। देखिए, हम कभी भी नहीं कहते कि हड़तालें आसान नहीं होती हैं करना। ताजिर अज खुद हड़ताल कर रहा है कि उसका कारोबार ऑलरेडी नहीं है, तो वो कहता है मैं खोल के बैठा रहूँ या बंद करके बैठूँ। ये मसला हल करेंगे तो मुल्क में खुशहाली आएगी। अच्छा बलोच साहब, एक चीज़ तो है, अब शनाख्ती कार्ड का मामला है, उस पर डेडलॉक बन गया है, लेकिन मईशत को डॉक्यूमेंटेड तो होना है, आज नहीं तो कल होना है। अगर हुकूमत आज कोशिश कर रही है तो आपको तो साथ देना चाहिए। फिर
देखिए मईशत जो है ना, डॉक्यूमेंट हम कब कहते हैं डॉक्यूमेंटेड नो। FBR आज तक नाकाम रहा है, लोगों को इनकम टैक्स की रजिस्ट्रेशन ये नहीं कर सके हैं अभी तक भी। इनके पास 18-19 लाख ताजर हैं, तो ये महकमे का फेलियर है। कौन कहता है कि इनकम टैक्स कोई ना दे? जब एक दुकानदार है तो दूसरे को भी दे रहा है तो दूसरे को भी देना चाहिए। बात यह है कि ये जो रजिस्ट्रेशन कहते हैं, ये जो डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं, वो बड़ी मुश्किल और पेचीदा है। यहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। हम कब इनकारी हैं इस बात से? मसला ये है कि जब 2.5 लाख या 3 लाख रुपए के अखराजात करके एक दुकानदार जब डॉक्यूमेंटेशन करेगा, तो मुझे बताएं इनकम टैक्स की बाद में उसने 30-40 हज़ार रुपये टैक्स देना है। 2.5 लाख रुपए के आप उसको सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन के अखराजात डाल रहे हैं, तो दूसरा वो कर नहीं सकता। फिर महकमा के लोग देखिए, FBR ही सबसे बड़ी मुसीबत है। शौकत अजीज़ ने अगर FBR को हमसे हटा दिया था तो 3 गुना ज़्यादा टैक्स आया था। एक मरतबा 1 साल के लिए ये भी हटा के देख लें, अगर डबल टैक्स ना आए तो ये हमें कहें कि हमें अब आकर कोई भी जिम्मेदार कहे कि आप लोग बात गलत कर रहे थे। महकमा की वजह से देखें, इम्पोर्टर के पास भी टैक्स चोरी महकमा की वजह से हो रहा है, और मैन्युफैक्चरर के पास भी टैक्स इनके लोगों की वजह से हो रहा है। इनके लोग मौजूद होते हैं, ये कहते हैं जी कि हमने उनको पकड़ना है, उनको पकड़ने के लिए हमने आपकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है। देखिए हम लोग, हमारा कोई दुकानदार कंप्यूटर पे काम नहीं कर रहा है। मतलब अगर एक मार्केट में 700 या 1000 दुकानदार है तो 2 कंप्यूटर वाले होंगे। बाहर दुनिया में हर दुकानदार कंप्यूटर पे काम करता है। अब जिनको हम कंप्यूटर पे लाए थे उनको भी इन्होंने पकड़ के, उनको ये जो हमारी इनकम टैक्स इंटेलिजेंस है, उनको पकड़ के उनको ब्लैकमेल किया, 50-50 लाख रुपए रिश्वत लेके उनको छोड़ा है। तो अब लोगों ने कंप्यूटर भी ख़त्म कर दिए हैं। मसला ये है कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। हमारी बात हुकूमत को माननी चाहिए कि 48 लाख ताजरों में लिटरेसी रेट हमारा 1% भी नहीं है। सही। तो इनके मुताबिक, और IMF को भी सोचना चाहिए कि जो मुआहदा वो बरतानिया के साथ करते हैं या किसी और यूरोपियन मुल्क के साथ करते हैं, वो पाकिस्तान के साथ ना करें। पाकिस्तान में लोग पढ़े लिखे नहीं है, खुदा का वास्ता। ताजर बरादरी जो है हाल क्या रंग लाती है, और FBR जो है वो या शब्बर जैदी साहब क्या मामलात हल की जानिब लेकर जाते हैं। बहुत शुक्रिया अजमल बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अंजुमन ताजरान के सदर। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।